हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पॉलिटी की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, साथ में सीखने वाले हैं, वो हैं नीति निदेशक तत्व। जी हाँ, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व इसको पूरी तरह से कहते हैं। और इंग्लिश में इसको जो कहते हैं वो हम कहते हैं DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसकी फुल फॉर्म है। इससे संबंधित आज हम MCQs करने वाले हैं और मैंने कोशिश ये की है कि जिस टाइप के क्वेश्चन नीति निदेशक तत्वों से आते हैं, ज़्यादातर सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें ले लिए जाएं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों, और बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और उसके ऑप्शन क्या है और राइट आंसर इसका क्या होगा, जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन हैं: इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA। तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं, भाग 4 में किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन। भाग 3 में पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में पूरा आएगा, जो मैं अब वीडियो लेके आऊँगी। और भाग 4 का जो है वो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित दोस्तों। और इसी का जो लास्ट वाला जो अनुच्छेद है 51, उसी 51 में सब जोड़ने के बाद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्य पूरे सीक्वेंस वाइज जोड़े गए हैं। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में क्या है, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया कि भाग 4 में जो है वो नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं। अब यहाँ पर ये अनुच्छेद के बारे में आ गया। अभी हमने भाग के बारे में पढ़ा, कौन से भाग में, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में दिया है या किस अनुच्छेद में दिया है। तो हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों 35 तक हमने क्या पढ़े, आप बताइए। 12 से 35 तक हमने पढ़े मौलिक अधिकार। तो 36 से अब हो जाएंगे, 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व। और मैंने आपको बताया था कि 51 क जोड़ने के बाद, इसमें जोड़ने के बाद ये मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ दिया गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़े गए ये 51 का, ये सब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों अगली वीडियो में। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका मुख्य उद्देश्य है? यानी कि आर्थिक सामाजिक, यानी कि आर्थिक रूप से सब मजबूत हों, सामाजिक रूप से सब अच्छे हों, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का काम है। ठीक है, राज्य के नीति। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है नहीं है, इस सब आपको बताऊंगी, क्योंकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। यानी कि आप न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं। नीति निदेशक तत्वों के बारे में अभी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 36 के बारे में आ गया, पहला अनुच्छेद है ये। इसमें किसका उल्लेख है? तो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य वेतन और ये सब। इसके बाद इसका उत्तर जो है वो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 जो है वो नीति निदेशक तत्वों से पहले जो लिखा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, उस राज्य की परिभाषा यहाँ पर क्लियर करता है कि राज्य का अर्थ क्या है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको राज्य का अर्थ बता चुकी हूँ। अनुच्छेद 37 में आते हैं कि अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? तो वही क्वेश्चन आ गया। अनुच्छेद 37 जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। कौन? नीति निदेशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ठीक है, आप न्यायालय में जाकर इनको नहीं कह सकते कि ये अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरह की सुविधाएं देना चाहती है। तभी तो देखा, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो किसानों के संबंध में होती हैं, ये सुविधा वो सुविधा, या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये सब सुविधाएं जो हैं वो हमें DPSP के थ्रू ही गवर्नमेंट देती है, इसका अनुसरण करते हुए। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 जो है वो संबंधित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 38 यानी कि हमें समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता रहे, न्याय मिले। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? यहाँ पर ये पूछ रहे हैं।
अनुच्छेद 39 का जो संबंध है वो है संसाधनों का उचित वितरण और समान कार्य और समान वेतन, जिसके लिए लोग आपने देखा होगा कोर्ट में जाते हैं कि हम भी उसी पद पे, दूसरा भी उसी पद पे, समान कार्य है तो वेतन में अंतर क्यों है। ज़्यादातर संविदा कर्मियों को आपने देखा होगा, मतलब परमानेंट कर्मी भी वही काम कर रहा है, वही संविदा वाला, लेकिन वो वेतन समान नहीं होता, तो इसी के अंतर्गत वही चाहते हैं, लेकिन ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है नहीं, तो इसलिए वो लागू नहीं हो पाता है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये है ग्राम पंचायतों के संगठन से, जो गाँवों में ग्राम पंचायतें बनती हैं उनके संगठन से, कि ग्राम पंचायत बनेगी, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी गांव वालों को, ये सब है। ठीक है, अनुच्छेद 51 आ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अक्सर पूछा जाता है, लास्ट है इसका, 36 से 51 तक है ना, तो 36 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है, और अनुच्छेद 51 क्या बताता है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये डीपीएसपी जो है केवल ये बताएं, जो भारत राज्य के नीति निदेशक तत्व, कि अपने ही देश के प्रति हमें जो भी है उसको, कर्तव्य को, या जो भी हमें सरकार दे रही है उनको निर्वहन करना है, ऐसा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है, उसको बनाए रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व को डिफाइन करना जो है काफ़ी टफ है। तो ये है, ये जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, जन माने लोगों के कल्याण के लिए ऐसे राज्य की स्थापना करना, जहाँ जो राज्य है, एक क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या है, ये ज़मीन है, जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, राज्य की परिभाषा उसी दी गई है, उस राज्य में कल्याणकारी ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि जनता जो है वो प्रसन्न रहे। अगला प्रश्न है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये क्वेश्चन ये मूल अधिकार में भी है, आपने पढ़ा होगा, मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, और मौलिक कर्तव्य में भी आएगा ये। तो ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 48 में है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 48 नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 45 में है ये। ठीक है, किस में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 45 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 48 क में। याद रखिएगा, इसको जोड़ा गया, क लगने का मतलब क्या हुआ कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। जब ये ऐसे इसमें का ए वगैरह लगे रहते तो आप समझ जाइए संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। जब मूल संविधान था तो ये नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उत्तर है 46, अनुच्छेद 46 दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 जो है वनवारी शिक्षा से है। ठीक है, और 46 जो है ये आपको पता चल गया जनजातीय और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा से, दोनों ही 45-46 लगातार शिक्षा से संबंधित हैं। सभी नागरिकों को लिए समान कानून व्यवस्था, यानी कि समान नागरिक संहिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आता भी है, आने की उम्मीद है। अनुच्छेद 44 आप इससे याद रख सकते हैं, 4 और 4 समान है ये, तो समान नागरिक संहिता बता रहा है ये। ठीक है, इससे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण देना किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है वो है 49। ठीक है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? 49। यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं या वस्तु हैं, उनका संरक्षण करना है। तभी तो आपने देखा है कि जो हमारे पुराने महल बने हैं या पुरानी जो इमारतें बनी हैं, उनकी संरक्षण होता है, उनका रक्षा होता है, तो रक्षा होती है तो इसी के तहत होती है, इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इसी नियम के तहत, और इसी के तहत ये होती है कि जो आगे स्मारक बनते हैं और उनका संरक्षण होता है। तो ये क्योंकि हमारे राष्ट्रीय महत्व की बात आ गई है यहाँ पे, जो हमारे राष्ट्र के लिए ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका और से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के द्वारा होता है?
बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 50 यानी कि 50-50 कर दीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसी तरह से याद होते हैं। और ये सभी मैंने जो नीति निर्देशक तत्वों के यानी कि टीपीएसपी के जो भी क्वेश्चन हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा और सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वन डे एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों से। तो अगली वीडियो में मैं आप लेके आऊँगी मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे वो लेके आऊँगी। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगली कोई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।